दे। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक। तो पिछले चैप्टर में आपने बहुत सारे यौगिकों का बारे में पढ़ा था जो हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। इस चैप्टर में भी हम कुछ और यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यहाँ हम एक तत्व के रूप में यानी कार्बन का भी अध्ययन करेंगे। कार्बन क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये किस प्रकार से चीज़ों के साथ जुड़ता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले एक बार ये सोचें कि आप जो सुबह उठते हो और उसके उठने के बाद जो जो चीज़ें आप प्रयोग करते हो या पूरे दिन भर में जो जो चीज़ें आप लोगों ने प्रयोग करी, उनमें से कितनी वस्तुएं तो धातुओं से बनी हुई है, यानी कि लोहे से, तांबे से, इस प्रकार की कितनी वस्तुएं आप लोगों ने यूज करी, कितनी मिट्टी से बनी हुई या कांच से बनी हुई वस्तुएं यूज करी है, और कितनी वस्तुएं इन चीज़ों को छोड़कर यानी धातुओं से ना बनी है, बिना धातुओं के बनी हुई, कांच मिट्टी की के बिना जो वस्तुएं बनी हुई है, वे कितनी वस्तुएं यूज करी है। तो सबसे ज़्यादा वस्तुएं वही मिलेंगी हमको जो धातुओं से नहीं बन रही है, ना वो मिट्टी और कांच से बन रही है, वो किसी और तत्व से, किसी और चीज़ के मिलने से बनी हुई है। ठीक है, तो वो चीज़ है क्या? तो देखें, हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वे कई सारे तत्वों के आपस में मिलने से बनी हुई होंगी। ठीक है, और वे वस्तुएं ज़्यादातर उन वस्तुओं के अंदर कार्बन सबसे ज़्यादा मिलेगा हमको। हम ये बात जानते हैं, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि जो इस हमारे वायुमंडल में 78% के आसपास नाइट्रोजन मौजूद है, 21% के आसपास हमारे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है, और मुश्किल से 1% के आसपास लगभग अन्य जो गैसें हैं वो वायुमंडल के अंदर हैं। और उस 1% में भी बहुत कम मात्रा में, यानी टोटल का हमारे पास 0.03% तो कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.2 कार्बन के रूप में मौजूद है। तो केवल इतना सा कार्बन है, और ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण कार्बन तत्व के रूप में। इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। कार्बन से युक्त यौगिकों को जलाने पर हमें क्या मिलेगा, ये हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, जो भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, पुस्तकें, अनेक वस्तुएं हम अपने दिन भर के काम में यूज करते हैं, ये सारी वस्तुओं में तकरीबन कार्बन मिला हुआ है। ठीक है, कार्बन मिला हुआ है। कार्बन के यौगिक के रूप में ये सारी वस्तुएं बनी हुई है। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। भूप्रपटी पर तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा यानी बहुत कम मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूप्रपटी में खनिजों, कौन कौन से खनिज, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है, तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन उपस्थित डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी कम मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बाद कार्बन बहुत महत्व रखता है। तो इस चैप्टर में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिसके कारण ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब ये आ गया कार्बन में आबंधन एवं सहसंयोजी आबंध। कार्बन में आबंधन एवं सहसंयोजी आबंध।
ये कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे जो कारण है वो हम यहाँ भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने 9वीं कक्षा में ये पढ़ा था कि कार्बन की जो परमाणु संख्या वो कितनी है, 6 है कार्बन की परमाणु संख्या। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले कोष में और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में उपस्थित है। ठीक है, अब इस कोष में दूसरे कोष में 4 आ भी सकते हैं और ये 4 हट भी सकते हैं। यानी अगर हम बाहरी कोष को पूरा भरना चाहें तो 4 इसमें ले भी सकते हैं और 4 छोड़ भी सकते हैं। 4 छोड़ देंगे तो यहाँ टोटल कितने बच जाएंगे, 2। बाहरी कोष पूरा भरा रहेगा, 4 हटने पर बाहरी कोष बन जाएगा ये, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो पूरा भरा रहेगा। और अगर हम कहीं ना कहीं से 4 इसमें कहीं ना कहीं से 4 और आकर के जुड़ जाए तो अब ये दूसरे कोष में 8 बन जाएंगे, उस टाइम पर भी ये पूरा बाहरी कोष भर जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है इसमें कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। तो इस कारण की वजह से ये कार्बन बहुत जल्दी रिएक्शन, ये जो कार्बन है दूसरे तत्वों के साथ जुड़ जाता है और दूसरे तत्वों के साथ जुड़ करके, या यूं कह ले दूसरे तत्व कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और तकरीबन जितने ही पदार्थ हैं उन सब में ये कार्बन किसी ना किसी यौगिक के रूप में मौजूद रहता है। पिछले चैप्टर में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था आयनिक यौगिकों के बारे में, कल ही पढ़ा है कि आयनिक यौगिकों में गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और उनका क्वथनांक वो हाई होते हैं तथा ये विलय में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। ये विलयन में या गलित अवस्था में तो विद्युत का चालन करते हैं आयनिक यौगिक, लेकिन अगर ये क्रिस्टल की फॉर्म में है तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। हमने ये भी देखा था कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। ठीक है, तो आबंधन क्या है, आबंधन का मतलब है कि जो आयन बने हुए हैं, जो यौगिक बने हैं, आयनिक यौगिक जो बने हुए हैं, जैसे हमने कल बनाया था NaCl, तो Na+Cl-, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इन दोनों ने आपस में, इसके एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने और इसके एक कम इलेक्ट्रॉन ने मिलकर के आपस में एक आबंध बना लिया। आबंध मतलब एक आकर्षण बल इनके बीच में विकसित हो गया, जिसके कारण इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं आबंध। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आबंधन है। अब ये आबंधन जब 2 अलग अलग प्रकार के तत्वों में होता है तो उसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। और अगर सेम एक ही तत्व के जैसे हो, जैसे कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाए तो उस टाइम पे बोलते हैं इसको आबंधन। तो देखें, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। जो कार्बन के यौगिक है वे विद्युत के चालक नहीं होते। जो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं कार्बन यौगिक में क्वथनांक एवं गलनांकों के आंकड़ों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। ये जो जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं इनके बीच में आकर्षण बल कम है, क्योंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे हैं ये विद्युत के कुचालक है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। ये जो यौगिक यहाँ पर दिखाए गए हैं कौन कौन से, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मेथेन, तो इनसे किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। पिछली कक्षा यानी कक्षा 9 में हमने अनेक तत्वों के संयोजन क्षमता और संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया था। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने तुमको बताया कि भाई इसमें 4 कार्बन मौजूद हैं बाहरी कोष में, तो ये 4 बाहर से ग्रहण भी कर सकते हैं और 4 ये त्याग भी सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से प्राप्त कर लें तो क्या बनाएंगे,
कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से प्राप्त किए तो कार्बन का ऋण आयन बन गया। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। तो जो 6, क्योंकि हमारे पास कार्बन के अंदर कितना पहले परमाणु संख्या इसकी 6 थी, तो परमाणु संख्या 6 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 6 ही होगी। ठीक है, और 6 प्रोटॉन वाले के लिए 4 हमने बाहर से और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो प्रोटॉन तो 6 है और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब इसमें टोटल 10। तो ये बड़ी मुश्किल बात बन जाती है। ठीक है, तो ये मुश्किल हो जाता है इसको धारण करना। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से इन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे, तो त्याग करने पर क्या बनेगा हमारे पास, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देगा तो CF4+ बन जाएगा जो धनायन के रूप में है। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 इलेक्ट्रॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम ये 4 इलेक्ट्रॉन हटाएं यहाँ से, यानी इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हटाना हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है इसको। ठीक है, तो हम कहता है कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। तो यह समस्या किस प्रकार से सुलझती है, कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, जैसे यहाँ पर सोडियम ने क्लोराइड के साथ साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लिया, इसी प्रकार से ये कार्बन भी खुद के परमाणुओं के साथ या दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये समस्या कम हो सकती है। ठीक है, केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कार्बन ही ऐसे अणुओं का निर्माण कर पाएगा ना, कार्बन के अतिरिक्त और भी बहुत सारे तत्व इस प्रकार से हैं जो इस प्रकार के साझेदारी करके अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। जैसे एक तो मैंने यहीं पर बता दिया, ठीक है, ये अणु के रूप में कार्य कर रहा है। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोष में ही होते हैं। दोनों परमाणुओं के बाहरी कोष में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जिनकी साझेदारी होनी है, तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। तो यहां पर देखें आप, सबसे पहले हाइड्रोजन का अणु दिखाया हुआ है। आप लोगों को मालूम है भैया हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो बाहरी कोष में अगर ये मानने हम इस हाइड्रोजन में बाहरी कोष में भाई केवल एक ही है, मानने क्या होता है एक है, ठीक है। तो यहां ध्यान देने की बात ये है भाई, इसको ये मान ले कि ये H+ है, इसको ये मान ले ये H- है। क्यों भाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम मान ले ज्यादा है, इसमें मान ले कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो आपस में साझेदारी कर लेंगे, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे और इसके भी 2 पूरे हो गए तो इसके भी 2 पूरे हो गए। तो इस प्रकार से क्या बना करके देगा हमको, हाइड्रोजन का अणु बन जाएगा, H2 अणु, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग पेज नंबर देख सकते हो, पेज नंबर 66 पर दिया हुआ है। ऐसे ही ऑक्सीजन के बारे में देखें, ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का अणु बनाया आप, तो ऑक्सीजन का अणु किस प्रकार से बनेगा भाई। ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ऑक्सीजन के बाहरी कोष में, ठीक है। 9वीं कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। तो बाहरी कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसी प्रकार से इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होएगी, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन 8 पूरा करने के लिए 2 की जरूरत है, तो ये 2 इससे ग्रहण कर लेगा और ये वाला 2 इससे ग्रहण कर लेगा, यानी ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ आपस में। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा,
दो ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो ये द्वि आबंध बन गया। पहले एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी तो वो था एकल आबंध था, अब ये द्वि आबंध है। ठीक है, इसके बारे में पढ़े। इस तरह से बने अणुओं के सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके के कोष में एक इलेक्ट्रॉन तथा के कोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन का अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस यानी हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके के कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदु या क्रॉस का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक आबंध बनाते हैं। एक आबंध को दो परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया, इसको भी रेखा के द्वारा व्यक्त किया, यहाँ हमने इसको दो रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया। यहाँ पर भी आप एक रेखा के बीच में एक रेखा से इसको दर्शा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? आबंध बोलते हैं। यहाँ इंग्लिश में बोले तो बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के सहभागी आगे है क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता क्या होगी? तो क्लोरीन के बारे में हम बना करके देख सकते हैं। तो मैंने दो बना करके दिखाए, एक आप क्लोरीन का बना करके देखोगे। क्लोरीन में 17 होते हैं टोटल परमाणु, तो आप देखोगे किस प्रकार से क्लोरीन का बन जाएगा। ठीक है, तो 18 एक पहले आएगा 2 8 7, तो इसमें एक की कमी है तो एक की साझेदारी हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन का बना वैसे ही क्लोरीन का बन जाएगा। तो यहां देखो तुम देख सकते हो भाई क्लोरीन का दिखा रखा, क्लोरीन का आपको क्या दिया, नाइट्रोजन का बना के दिखा दिया। नाइट्रोजन में टोटल कितने होते हैं? नाइट्रोजन में टोटल 7 होते हैं, जिसमें से 2 पहले में आ गए, 5 दूसरे में, तो दूसरे में 3 की कमी रह गई। ठीक है, आगे कहते हैं नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा संबंध आबंध होगा? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होएगा इसका? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजन क्षमता कितनी है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका ये मैंने बना करके दिखाया, लिख करके दिखाया। और इसमें जो संयोजन क्षमता वो कितनी है? संयोजन क्षमता इसकी हो जाएगी 3। ठीक है, तो इसमें कितने सहभागी युग्म बनेंगे? 3 सहभागी युग्म बन जाएंगे या त्रिआबंध कहते हैं इसको। जिसमें 2 बन रहे हैं उसमें द्विआबंध कहेंगे उसको। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज, बाकी हम कल करेंगे।